गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग सब्जेक्ट साइंस के अंतर्गत फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को लेकर चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन में स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाए। इसको हम लोग दैनिक जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर के देख सकते हैं। जैसे इसके लिए एक गिलास लीजिए, ग्लास टम्बलर। ग्लास टम्बलर के ऊपर यह स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड रख दीजिए। इसके ऊपर एक कॉइन रख करके अगर हम इधर से चाहे इधर से अगर हम फ्लिक करें, उंगली से इसको इस प्रकार से झटका से मारें, तो हम देखते हैं कि यह स्क्वायर कार्डबोर्ड जो इसके ऊपर रखा गया है यह आगे की ओर बढ़ जाता है और कॉइन ग्लास टम्बलर में गिर पड़ता है। हम इसको फ्लिकिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इसको भी चला जाना चाहिए बाहर आगे, लेकिन नहीं, यह ग्लास टम्बलर में गिरता है कॉइन और यह फ्लिकिंग के कारण कार्डबोर्ड आगे की ओर बढ़ जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि हम फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं, इस कार्डबोर्ड के ऊपर, तो फोर्स लगने की वजह से वो मोशन में होते हुए आगे की ओर बढ़ता है। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कॉइन रेस्ट पोजीशन को ही बरकरार बनाए रखता है, जिससे कार्डबोर्ड आगे की ओर बढ़ जाता है, वह रेस्ट में ही पड़ा रहता है। जब कार्डबोर्ड आगे बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है और उस ग्रेविटी के कारण कॉइन हम लोगों का ग्लास टम्बलर के अंदर चला जाता है। यह हम लोगों का न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन का फर्स्ट पार्ट है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रेस्ट पोजीशन को ही बरकरार बनाए रखना चाहता है, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम न लगाएं। इसका सेकंड पार्ट में बताया गया है कि ऑब्जेक्ट इफ मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड दे ऑलवेज मूव्स इन दैट स्पीड इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई चीज़ किसी स्पीड से अगर चल रहा है तो अनंत समय तक उसी स्पीड से चलना चाहता है, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम न लगाएं। तो इसको हम एक जनरल व्यवहारिक एग्जाम्पल को लेकर समझ सकते हैं। ये साइकिल हम लोग चलाते हैं, पाउडल मारते हैं, साइकिल चलती रहती है। अगर साइकिल का पाउडल मारना बंद कर दें, पैडलिंग करना बंद कर दें, तो हम देखते हैं कि साइकिल कुछ दूर चल करके धीमे धीमे उसकी स्पीड कम होते होते वह रुक जाती है। तो यहाँ तो न्यूटन सेकंड पार्ट जो है वह फेल कर गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ का सेकंड पार्ट जो है वह गलत नहीं है। इसमें हम यह समझा सकते हैं कि साइकिलिंग जब करते हैं, पाउडल मारना बंद कर देने पर टायर के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थ का लगता है, एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है, एयर का दबाव साइकिल की स्पीड को कम करता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो अर्थ के द्वारा लगता है वह उसके स्पीड कम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगता है वह भी उसको स्पीड को थोड़ा बहुत कम करता है। तो इन सब एडिशनल फोर्स जो अगल बगल से लग रहे हैं साइकिल के ऊपर, वह उसके स्पीड को स्लो करते उसको रेस्ट पोजीशन लाता है। अगर साइकिल चलती मूविंग साइकिल के ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना वर्क करे,
कोई ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, कोई रेजिस्टेंस ना लगे, कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, जो कि यह असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ न कुछ फोर्स कहीं कहीं का लगेगा ही। तो लेकिन अगर कोई भी फोर्स न लगे तो अगर एक बार हम अगर पाउडिल मार करके साइकिल को स्पीड दे दें तो हम पाउडिल अगर मारना बंद कर दें तो भी यहाँ से अमेरिका आराम से जा सकते हैं, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तो यह हम लोगों का न्यूटन लॉ का सेकंड पार्ट है, जिसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन में हम लोग तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के आधार पर दे सकते हैं। जैसे हैंगिंग कारपेट, हैंगिंग कारपेट को अगर हम स्टिक से बीट करें तो क्या होता है, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ गिरते हुए दिखलाई पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हम स्टिक से हैंगिंग कारपेट को बीट करते हैं तो कारपेट हम लोगों का टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू करता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल इनर्शिया के कारण रेस्ट पोजीशन में ही बरकरार रहना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल से कारपेट का संबंध छूट जाता है और वह ग्रेविटी के कारण जमीन की ओर गिरता हुआ दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के आधार पर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण डस्ट पार्टिकल रेस्ट में ही रहते हैं, जबकि स्टिक से बीट करने पर कारपेट हमारे टू एंड फ्रो मोशन करने लगते हैं और इस परिस्थिति में डस्ट पार्टिकल का संबंध कारपेट छूट जाता है और ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ झड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग बस में चलते हैं। बस अगर एकाएक रुक जाए तो हम आगे की ओर झुक पड़ते हैं, या बस रुकी हुई है एकाएक चलती है तो हम पीछे की ओर झुक पड़ते हैं। इसको भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के आधार पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसे मान लीजिए कि बस रुकी हुई है, हम बस में बैठे हुए हैं, बस एकाएक चल दी तो जो बस के संपर्क में हमारा बॉडी है, जैसे पैर है, वह तो चलना शुरू कर देता है, लेकिन ऊपर का शरीर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वह रेस्ट पोजीशन में ही बरकरार अपने को बनाए रखना चाहता है। इस परिस्थिति में क्या होता है कि सीट हमारे पीठ से आकर के टक्कर मारता है, इसको हम कहते हैं कि हम पीछे की ओर झुकते हैं। तो यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट के आधार पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनर्शिया ऑफ मोशन के आधार पर दूसरे सिचुएशन को समझाया जा सकता है। मान लीजिए बस चल रही है, हम भी चल रहे हैं, हमारा शरीर भी चल रहा है। बस अगर एकाएक रुकी तो जो बस के संपर्क में हमारा बॉडी है वह तो रुक गया, लेकिन ऊपर का शरीर मोशन में ही रहना चाहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इस परिस्थिति में क्या होगा कि हम कुछ आगे की ओर, नीचे शरीर रुक गया है लेकिन हमारा आगे का शरीर चलना ही चाहेगा, परिणाम होगा कि हम आगे की ओर जर्क महसूस करते हैं। इसीलिए फास्ट मूविंग व्हीकल में सीट बेल्ट, जैसे कार है, इन सबों में सीट बेल्ट का उपयोग किया जाता है। सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, एकाएक गाड़ी रुकी, तो उस परिस्थिति में हम इनॉर्मस रूप में झटका खाएंगे आगे पीछे की तरफ, आगे की तरफ, जो कि हमें खतरा पहुंचा सकता है और हमारा शरीर इंजर्ड हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सीट बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है। तो इन सब एक्सप्लेनेशन के आधार पर हम लोग फोर्स का डेफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ के आधार पर फोर्स को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट
which can change the state of object, either it is rest position or in constant moving position। यानी ऑब्जेक्ट फोर्स वह इन्फ्लुएंस है जो कि रुकी हुई चीज़ को चला दे या चलती हुई चीज़ के स्टेट में चेंजिंग कर दे। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट विच एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देख लिए। अब अगले वीडियोज में हम लोग आगे की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।